मुझे एक बात बताइए भारती जी, सरकारी मशीनरी अभी भी बोलना चाहेंगे आप? मतलब अभी तक के उसमें सरकारी मशीनरी का क्या रोल आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये तो मतलब बिल्कुल जग जाहिर है कि तीनों ही धड़े, चाहे नरेश जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने अपना अपनी जोर आजमाइश वहां बहुत अच्छे से करी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फेयर मुकाबला है ना, अनफेयर तो नहीं है? बिल्कुल अब मतलब सरकारी मशीनरी ने किसी का साथ तो नहीं दिया? पूरी सरकारी मशीनरी झोंकी तो गई है, ऐसा तो बिल्कुल मानना है। और होता है ऐसा, आप डबल इंजन की सरकार है, हाथ पे हाथ धरकर तो सरकारी मशीनरी को काम करना नहीं आता? अब ये तो अब रिजल्ट बताएगा सर। अगर आपको वो आगे चला रहे हैं तो सरकारी मशीनरी या तो फिर आदेश तय नहीं ले पाई या समझ नहीं पाई, क्या हुआ है आपके साथ? ये सभी चीजों पे है। देखिए, कांग्रेस ने कैंडिडेट जल्दी उतारा तो इन्होंने हमारी कांग्रेस की इकलौती संतान बताते हुए तंज कसा प्रमोद जैन जी पे कि इनके तो इकलौता बेटा है और कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि हर पार्टी जिताऊ कैंडिडेट और जिसका वहां वर्चस्व है, जनता का जिसमें विश्वास है, पार्टी निश्चित रूप से उसी को प्रत्याशी के तौर पर उतारना चाहेगी। वर्चस्व तो नरेश मीणा भी ठीक ठाक दिखा रहे हैं। बिल्कुल दिखा रहे हैं, इसमें अब आगे देखते हैं क्या होता है। अशोक गहलोत को ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस पार्टी कभी कभी किसी को आउट ऑफ ब्लू डायरेक्ट भी टिकट दे देती है। अशोक गहलोत को ऐसा क्यों लगता है कि पहले रगड़ाई ही होनी चाहिए, उसी के बाद टिकट मिलेगा? पहले ये सचिन पायलट के लिए उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं रगड़ाई होनी चाहिए, फिर नरेश मीणा, ऐसे कर करके तो आप लोग कुछ अच्छे लोग खो गए। नहीं, ऐसा भी नहीं है स्वप्निल जी। कैंडिडेट अभी ये चूंकि उपचुनाव था और प्रमोद जैन जी भाया यहाँ से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, एक बार निर्दलीय के रूप में और 2 बार, और इन्होंने यहाँ बिल्कुल धरातल से जुड़कर जो अपने काम किए हैं, धार्मिक काम किए हैं, सामाजिक काम किए हैं, कन्याओं का विवाह उन्होंने करवाया है। और धार्मिक कार्य को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये मतदान के दौरान भी ये शब्द आया था, लेकिन मैं उसका मीनिंग तब नहीं पूछ पाया। इसका मतलब ये है जैसे गायें हैं, गौ रक्षा के साथ वो जुड़े रहे हैं, उन्होंने वहाँ गौशालाएं बनवाई है और कई कन्याओं का उन्होंने विवाह करवाया है जो समर्थ नहीं थे, जिनके माता पिता नहीं थे या जो परिवार पर मोरपाल सुमन एंटी सेक्युलर चेहरा तो नहीं है, कोई कम्युनल चेहरा तो नहीं है। मैं एंटी सेक्युलर चेहरा किसी को भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने वहाँ आप 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वहाँ जुड़े हैं लोगों से, आपका जुड़ाव रहा है। धर्म वाला कोई फैक्टर नहीं है, मुझे नहीं लगता धर्म वाला कोई फैक्टर है, फालतू में खींचा जा रहा है। एकलव्य, धर्म वाला कोई फैक्टर अंता में तो नहीं है? धर्म वाला फैक्टर तो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि जो मेरे ख्याल से इलेक्शन की ईव पे जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उससे एक थोड़ा बहुत आप कुछ भी कहो, जो फेंस सिटर्स होते हैं ना, एक ऐसी चीज़ों से क्या एक जो हिंदू वोट बैंक होता है उसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है। और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी पीछे चल रही है तो बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। बिहार से तो खुश हो सकते हैं ना, अगर कंसोलिडेशन हुआ भी है तो वो बिहार में दिख रहा है। नहीं, वो तो क्लियर है स्वप्निल जी। और बिहार में देखिए, मेरा एक और भी प्रेडिक्शन था कि ये इस बार मतलब जिस तरह का समन्वय और सामंजस्य मतलब एनडीए में बैठा, और देखिए वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मुझे नहीं पता कि ये एनडीए की डेलिबरेट स्ट्रैटेजी थी या बीजेपी को बीच में रियलाइजेशन हुआ, लेकिन शुरू में जिस तरह से बताया गया कि विधायक दल तय करेगा, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो उसके बाद जिस तरह से ऑपोजिशन ने अटैक करना, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है लेकिन नीतीश जी घोषित चेहरा नहीं है। मैं एग्जैक्टली वही कहना चाह रहा हूं। तो ये जब हुआ तो उसके बाद मतलब जो अचानक से जब ऑपोजिशन ये कहने लगी कि अरे ये तो नीतीश को नहीं बनाएंगे, सीएम नहीं बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, तो वो जब नीतीश सेंट्रिक हो गया चुनाव, तो कुछ ज्यादा बचा नहीं था बीजेपी को अपने काडर से सिर्फ ये कहलवाना था कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे तो लगता है वो चुनाव आधा वहीं पे खत्म हो गया था, क्योंकि जब इतना ज्यादा नीतीश सेंट्रिक हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा स्वप्निल जी, एक छोटी सी बीजेपी से गलतियां हो रही हैं 2024 से। 10 सेकंड्स की एक छोटी सी बात बता दूं, मेरा तो सवाल ही है, मैं आप ही के पास हूं, बीजेपी से 2024 से गलतियां होना शुरू हुई हैं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स करेक्शन भी हुआ है, क्योंकि जो गलतियां हो रही थी और उसके बाद मतलब जैसे उन्होंने देखा कोर्स करेक्शन कि नीतीश जी को जो नीतीश जी को जो ट्रैक्शन मिला है स्वप्निल जी, आप देखिए क्या है कि आपने देखा होगा कि एक नीतीश जी के बारे में बात हो रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, ठीक है, और मतलब अब वो तो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने रहने के लायक ही नहीं है। लेकिन वहां पे हमने देखा क्या कि जब बारिश हो रही थी तो वहां के जो युवा शक्ति हैं उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था तेजस्वी जी का, और नीतीश जी पटना से दरभंगा की 250-300 किलोमीटर की रोड यात्रा करके जा रहे थे। तो जैसे कहते हैं ना, एक ओल्ड एनर्जेटिक नीतीश वर्सेस यंग लेजी
तेजस्वी टाइप का माहौल बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब नीतीश जी के लिए ये एक ये जो नीतीश वाला एंगल है, इसको खंगाला जा सकता है, इसको निचोड़ा जा सकता है, इसका रणनीतिकार कौन है ये आपको समझने की जरूरत है। अशोक गहलोत ने इस फैक्टर को सबसे पहले पकड़ा था और सबसे पहले इसको इशू बनाया जाए बोला था, और उसके बाद उस कड़ी में बहुत से बयान अशोक गहलोत के आए जिसे हाथों हाथ आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने लिया भी नहीं। और एक महागठबंधन के जो पूरा जो इकोसिस्टम है, हाँ। उसने एक जो बहुत बड़ी गलती करी कि वो नीतीश जी को अटैक करके ये जो 10,000 की रिश्वत देने की महिलाओं की बात करी ना, हाँ। वो वहां पे चल नहीं सकता था, क्योंकि नीतीश जी ये तो पर ये सभी दल करते हैं। नहीं, वो देखिए ये है क्या है कि ये जो है ना, ये सिर्फ एक कंटिन्यूटी है। स्वप्निल जी, मेरा जो ननिहाल है ना वो बिहार में ही है। तो 2005 में जब ये बने थे ना, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे लड़कियों को साइकिल देके स्कूल पे जाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे उनको पुलिस की नौकरियों में 30% आरक्षण देना हो, चाहे शराबबंदी करके महिलाओं को घर में एक सम्मान हालांकि दिलाना हो, शराबबंदी ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। शराबबंदी इसलिए 10,000 रुपए। कंट्रोवर्शियल इशू है क्योंकि उसके बाद बिहार में शराब ना मिल रही हो तो बात अलग है, नहीं उस पर भी मजाक उड़ना तो तय है। नहीं, वो होता है स्वप्निल जी। लेकिन चेतन भाई से मैं ये जरूर सवाल लेना चाहता हूं जो पॉइंट एकलव्य ने उठाया। चेतन भाई देखिए, इसमें कोई नहीं, 2024 तक जितना फ्लॉलेस आप लोग चल रहे थे ना, अब उतना फ्लॉलेस आप लोग रहे नहीं है। अब आपके फ्लॉज भी दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि फिर आप कोर्स करेक्शन में लगते हैं या एक आध कोई घटना हो जाती है और उसकी वजह से भी आपको मतलब पॉलिटिकली तो यही कहा जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। बिहार में अगर आप आगे चल रहे हैं तो उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन गलतियां तो वहां पर भी आपसे हुई और फिर आपको उसका कोर्स करेक्शन करना पड़ा। तो वही चीज अंत में भी हो सकती है। क्या 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 बदला है बीजेपी के लिए 2024 से? चेतन भाई आप शायद म्यूट पर हैं। अच्छा, इसको जनता ने समझा। नीतीश कुमार जी ने तो इस प्रकार से काम किया और डिलीवर किया। काम के साथ डिलीवर, जनता को राहत मिलना। जनता को राहत कम मिलेगी तो आशीर्वाद कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा मिलेगा। अंत में भी यही है। अंत में अभी चुनाव परिणाम आए नहीं, अभी चल रही है, 5 राउंड की मतगणना हुई है। आप देखिए ना, परिणाम आने दीजिए। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि हार और जीत सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन हम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप नहीं। जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी पीछे आएगा, कांग्रेस के सारे मित्र बोलने लगेंगे ईवीएम में गड़बड़ कर दी। और बिहार की तो घटना रात को आपने स्वप्निल जी देखी होगी। लेकिन आप भी जानते हैं प्रदेश में आज की एक बड़ी ब्रेकिंग, इस अंता चुनाव की वजह से उतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। शेखावाटी संभाग में एक ही लड़के के पास 7 वोटर आईडी मिली है। जिस प्रकार की असुरक्षा की भावना में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है कि मेहनत नहीं करनी, आरोप लगा के भगता है। मेहनत तो लगाई है चेतन भाई। देखिए अब देखिए, जहां पर जिसका जो बनता है उसको उतना तो श्रेय देना चाहिए। आपसे पहले प्रत्याशी ढूंढ लिया, आपसे पहले नामांकन रैली कर चारों बड़े धड़ों को एक साथ खड़ा कर दिया, तो एकजुटता का संदेश भी दे दिया। आपने प्रत्याशी भी लेट चुना और एकजुटता का संदेश भी बहुत बाद में जाकर दे पाए। मेहनत तो लगाई है कांग्रेस ने। ज्यादा मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहता, हाँ। लेकिन इतना जरूर कहना कटाना साहब बोल रहे हैं, पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, एक ही चाहे वो राजस्थान की किसी सीट की बात हो या देश में किसी सीट की बात हो, हाँ। अब पूरे देश की जनता ऐसा प्रतिनिधि चाहती है जो उनके बीच में रहे। वो गरीब के खाट पे भी बैठ सकता है तो गरीब के घर खाना भी खा सकता है। ऐसा नहीं कि चुनावी तो अगर कांग्रेस बीजेपी दोनों उस श्रेणी के हैं, खटाना भाई मुझे सोचकर बताइए, अगर कांग्रेस बीजेपी दोनों उस श्रेणी के हैं तो नरेश मीणा बार बार कांग्रेस से टिकट चाहते क्यों हैं? क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों उस श्रेणी के हैं जिस श्रेणी की आप बात कर रहे हो, तो फिर नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट चाहिए क्यों? उस श्रेणी में घुसना क्यों है? आपका सवाल एकदम सही है। हाँ, हाँ। इसलिए चाहिए क्योंकि वो उस विचारधारा का आदमी है। वो दलित दबे कुचले गरीब जो गांव के किसान लोग। छठे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, छठे राउंड के आंकड़े सामने आ चुके हैं। खटाना भाई 2 मिनट, छठा राउंड और प्रमोद जैन भाई अभी भी आगे चल रहे हैं। और अब नरेश मीणा पर प्रमोद जैन भाया ने 5000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना ली है छठा राउंड खत्म होते होते। तो जो अशोक गहलोत की भविष्यवाणी थी वो कुछ सच साबित होती नजर आ रही है कि वोट कटवा शायद नरेश मीणा साबित होंगे। 5000 से ज्यादा वोटों से प्रमोद जैन भाई आगे निकल गए छठे राउंड के बाद।
5,000 से ज्यादा वोटों से, और मोरपाल सुमन अभी भी तीसरे नंबर पर सर है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। नरेश मीणा पर कोई भी आरोप लगा लो आप, चाहे हाँ। उसको कुछ भी उल्टा सीधा कह लो,